तो आज की क्लास स्टार्ट की जाए। लास्ट वीडियो में हमने प्रॉब्लम डिस्कशन की थी ट्रिग्नोमेट्री पे, और उसके पहले हमने दो क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड सारे फार्मूला और थ्योरी डिस्कस की थी। तो क्या आपने वो सारे फार्मूला याद किए और जो प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की थी उस पर प्रैक्टिस करी? तो हम मान के चलेंगे कि आपने वो सारे फार्मूला याद कर लिए और जो प्रॉब्लम हमने डिस्कशन किया था आप उस पर प्रैक्टिस कर लिए हैं। बढ़ते हैं आज की क्लास में अगली टॉपिक की ओर। नाम है अलजेब्रा। हम हर एक वो चीज़, चाहे वो आप जान रहे हो या ना जान रहे हो, यहाँ पर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे जो मेरे फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम सबसे पहले लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको आप हिंदी में द्विघात समीकरण भी कहते हो। द्वि का मतलब दो होता है और घात का मतलब होता है पावर। तो जिस इक्वेशन में जो वेरिएबल काम कर रहे हों उसके मैक्सिमम पावर अगर 2 हुआ तो ऐसे इक्वेशन को हम सेकंड डिग्री इक्वेशन कहते हैं, या हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। अगर मैक्सिमम पावर सिर्फ 1 हुआ तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अगर मैक्सिमम पावर 3 हुआ तो उसको हम थर्ड डिग्री इक्वेशन कहते हैं या क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पर चूंकि चर्चा हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की करनी है, तो इसमें जो वेरिएबल काम करेंगे उसके मैक्सिमम पावर 2 रखेंगे। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक बहुत ही वेल नोन इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे रहते हैं, पहले हम उसी की चर्चा करेंगे, जिसको हम जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो हम यहाँ शॉर्ट में इक्वेशन ऐसे लिखे EQN, तो आप समझ लीजिएगा कि कभी अगर इस तरह से हम बोलेंगे पूरा इक्वेशन लेकिन लिख दिया ऐसे, ताकि आपको भी आसानी हो चीज़ों को समझने में और लिखने में। तो जनरल इक्वेशन क्या हम लोग पढ़े हुए हैं बाबू? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पर a b c ये कांस्टेंट फैक्टर्स हैं, कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं, और वेरिएबल के रूप में काम करने वाला यहाँ पर जो है वो x है। आप कहोगे कि सर यहाँ x का पावर 1 भी तो है, तो क्या हम इसे लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। जो उसकी पावर इक्वेशन बोलने के लिए जो पावर का हम डिसीजन लेते हैं वह है उसका मैक्सिमम पावर। तो इस इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर है 2, तो ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब शर्त ये है कि ये जो x² वाला टर्म है वो जिंदा रहे, और ये जिंदा रहने का शर्त ये है कि जो a कोएफिशिएंट है उसके साथ गुणक जो है दैट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ये कभी किसी कारणवश इसके मान 0 होते हैं तो 0 गुना समथिंग 0 हो जाएंगे और ये आपके गायब हो जाएंगे, और तब जो बचा हुआ इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो वो 0 नहीं होना चाहिए। तो आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन सॉल्यूशन के जो संख्याएं हैं उस पर भी डिपेंड करता है, जो पावर है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर किसी इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 1 है तो उस वेरिएबल को जब हम उस इक्वेशन से सॉल्व करके उस वेरिएबल का मान निकालेंगे तो उसकी संख्या 1 आएंगी, माने जो उसका वैल्यू आएगा वो 1 आएगा। सिमिलरली अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम इसको सॉल्व करके इस वेरिएबल x का मान निकालेंगे तो इसका जो मैक्सिमम पावर 2 है, तो x को सॉल्व करने पर इसके x के 2 मान आएंगे।
सिमिलरली अगर पावर 3 रहता, क्यूबिक इक्वेशन कहलाता, तो ऐसे केस में हम जब x के मान सॉल्व करते तो इसकी मान 3 आती। तो जितने उसके पावर होते हैं उसके सॉल्यूशन उतना ही संख्या में प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर x के कितने मान आएंगे? जब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो x के 2 मान आएंगे। और उस 2 मान को हम कैसे लिखते हैं? तो एक फार्मूला जो हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक फार्मूला है x के 2 मान लिखने का, दैट इज -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। हमें आशा है कि आप ये फॉर्मूला जरूर याद किए होंगे, और अगर अब तक नहीं किए हैं और साइंस ले लिए हैं तो अब आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम ये फॉर्मूला को यहाँ पर लिखे हैं। ए क्या है? ए जहाँ भी लिखा हुआ है वो ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणक है। बी जहाँ भी लिखा हुआ है वो एक्स का गुणक है, और सी जहाँ लिखा हुआ है वो लास्ट कांस्टेंट टर्म है, दैट इज सी। तो इस तरह से आपकी एक इक्वेशन बनी। और ये जो रूट के अंदर में जो टर्म आप देख रहे हो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम टेक्निकली डिस्क्रिमिनांट भी कहते हैं, और वो नॉर्मली निगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर में टर्म अगर कभी निगेटिव हो जाता है तो संख्या इमेजिनरी मतलब काल्पनिक कहलाता है। तो काल्पनिक न हो उसके लिए उसका जो मान है, जो रूट के अंदर में जो टर्म है, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और मिनिमम मान उसकी 0 हो सकती है। अदरवाइज कोई पॉजिटिव मान है, फैक्टर में रहे, कुछ में भी रहे, लेकिन नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो इमेजिनरी बन जाएंगे। तो अगर हम यहाँ से x के 2 मान आपसे बोलें तो इस x को, x का एक मान क्या होगा? तो माइनस वाला ले लीजिए, तो इसके एक मान निकल जाएंगे 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और प्लस के साथ अगर आप ले लेते हैं तो x का दूसरा मान आपको निकल जाएगा -b प्लस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यहाँ से x के आपको 2 मान निकल गए। और जानते हो ये 2 मान का भी एक खास नाम है, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स। हियर x1 एंड x2 आर 2 values of x, 2 values of x called, इसको हम रूट्स भी कहते हैं, मैथमेटिक्स की भाषा में रूट्स इसको कहते हैं। और वहाँ पर देखोगे लिखा रहेगा अल्फा एंड बीटा आर 2 रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यही अल्फा है x1 और यही बीटा है x2। ठीक है, तो ये 2 मान क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो निकले हैं, इसका भी आपस में एक रिलेशन है, संबंध है। तो इस संबंध को हम यहाँ पर लिखते हैं। अगर हम आपसे बोलें पहला प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, पहले हम सम ऑफ रूट्स की बात कर लेते हैं। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 वैल्यू हैं x1 और x2 के जो 2 मान हैं उनके जोड़ क्या हुए, दैट इज x1 प्लस x2, सम ऑफ रूट्स। और जब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इसको जोड़ते हैं x1 और x2 का, x1 का मान बाबू इतना हुआ, x2 का मान इतना हुआ, और अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें मान प्राप्त होता है -b डिवाइडेड बाई a, -b डिवाइडेड बाई a। और जब हम इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करते हैं, दैट इज x1 इंटू x2 करते हैं, जब हम इन x1 को और x2 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम जब सिंप्लीफाई करते हैं तो प्राप्त होता है वैल्यू दैट इज c डिवाइडेड बाई a। याद रखिएगा a क्या है? तो a है x स्क्वायर का गुणक, b क्या है? तो है x का गुणक
c क्या है, तो लास्ट कांस्टेंट टर्म है ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस फंक्शन को याद रखिएगा, इक्वेशन को, तो आपको ये सारी बातें स्पष्ट दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, तो ये दो रिलेशन है, x1 और x2 के जो दो वैल्यू हैं, रूट्स हैं, उनके आपस में ये रिलेशन है। सवाल बनाने में ये काम भी हम लोग लेते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेचर की हम अगर चर्चा करें, नेचर ऑफ रूट्स की अगर हम चर्चा करें, है ना, कि रूट्स का मतलब, ये जो नेचर का मतलब हुआ कि जो दो वैल्यू आए हैं, रूट्स आए हैं, उसकी प्रकृति कैसी होगी। तो कहा गया कि इसकी प्रकृति कैसी होगी ये डिसाइड करेगा जो ये रूट के अंदर में जो टर्म बैठा हुआ है उससे। कहता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो ये टर्म है, ये हम सिखाए हुए हैं, इसको हम डिस्क्रिमिनांट भी कहते हैं, ये हम बताए हुए हैं, अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं कि अगर ये पॉजिटिव हुआ, अगर ये पॉजिटिव हुआ, या अगर ये इक्वल टू 0 भी हो गया, पॉजिटिव हुआ या सबसे मिनिमम मान अगर इसका 0 भी हो गया, तो आप कहेंगे कि देन रूट्स विल बी रियल। रूट्स जो होंगे, जो उसके वैल्यू दो गो होंगे, वो आपस में रियल होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो ये टर्म है, ये अगर निगेटिव हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जो रूट्स हैं दैट विल बी इमेजिनरी, काल्पनिक, इमेजिनरी, दैट इज वो काल्पनिक मान होंगे, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। वी ऑल आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन रियल वैल्यूज़, तो हम इसी चीज़ को यूज़ करेंगे जहाँ भी ज़रूरत होगी, और जहाँ कहीं काल्पनिक की बात होगी तो यही कंडीशन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट मस्ट बी निगेटिव, क्योंकि रूट के अंदर में अगर टर्म कभी निगेटिव बैठ जाता है तो हम उसको इमेजिनरी संख्या से डिनोट करते हैं। तो बस यही था अलजेब्रा, और आई एम सॉरी क्वाड्रेटिक, तो बस यही था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतनी बातें हम बस जान के रखेंगे तो मेरी सारी काम हो जाएंगी। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ये टर्म आया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। दो मान x के हुए, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, तो ये उसका फॉर्मूला हुआ। x1 x2 दो वैल्यू हुए, x1 x2 का जोड़ माइनस b/a, x1 गुना x2 बराबर c/a, सिंपल है एक। अब हम दूसरा बात करते हैं अलजेब्रा के तहत, वो है बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन। ठीक है, बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन। वैसे हम लोग के जो अलजेब्रा की बुक आती है 12th क्लास वाली, तो उसमें एक अलग टॉपिक ही है, और वो है बाइनोमियल थ्योरम के आधार पे। परंतु हमें बाइनोमियल थ्योरम की ज़रूरत नहीं पड़ती है ऑलमोस्ट, जो 12th क्लास की फिजिक्स है उसकी बात कर रहे हैं अगर तो। हाँ, इसके अप्रोक्सीमेशन का हम यदा कदा इस्तेमाल करते हैं, तो हम सिर्फ उसी की चर्चा करेंगे, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। इस अप्रोक्सीमेशन का कहना है कि इफ अगर x इज वेरी वेरी लेस देन 1, अगर x, एक ऐसा भी हम इक्वेशन लिखेंगे, अगर x बहुत बहुत छोटा है 1 से, मतलब 1 से कोई छोटा कब हम कंसिडर करेंगे, तो जब वो संख्या 1/20th हो जाएगा, मतलब 20वां भाग बट के आ जाएगा, तो हम उसको छोटा कंसिडर करना शुरू करते हैं, है ना। 1/2 हुआ तो छोटा नहीं कहेंगे, 1/3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ नहीं कहेंगे, लेकिन 1/20वां भाग जब होना शुरू हो जाता है, तो ये वैल्यू को हम अब कंसिडर करने लगते हैं, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू 1।
तो अगर x बहुत बहुत छोटा है 1 से, तो कहना है कि 1 प्लस x टू द पावर n, है ना। तो इस केस में क्या होगा कि जो ये पावर n है वो जस्ट आकर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये अप्रॉक्सीमेटली कहलाएगा, दैट इज 1 प्लस n इंटू एक्स। ये एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट मान तो हम कैलकुलेट करके निकालेंगे, उसकी एक बायनोमियल थ्योरम की सीरीज आती है, उसको हम इक्वेशन सॉल्व करके मान निकालते हैं, परंतु हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसके अप्रॉक्सीमेशन मान की ज़रूरत है। तो हमने ये बात को यहाँ पर बताया है। और यहाँ याद रखिए, यहाँ पर साइन कुछ भी हो सकता है, यहाँ साइन कुछ भी हो सकता है, शर्त बस यही रहे कि यहाँ 1 होना चाहिए और ये जो मान होना चाहिए वो 1 से बहुत बहुत, ये जो 1 है उससे ये मान बहुत बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है। और अगर कभी दूसरी कंडीशन में इक्वेशन सजा हुआ है तो हम उसको कॉमन लेकर के कुछ उस रूप में ले आते हैं, तब बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। जैसे साइन की बात करते हैं, तो अगर यहाँ पर साइन बदला है, जैसे 1 माइनस एक्स टू द पावर n है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 तो ठीक है, x 1 से बहुत बहुत छोटा है, तो 1 बस माइनस अपनी जगह रहेगा और पावर आकर के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। सिमिलरली अगर मान लो कि ऐसा है 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1 है, माइनस n है, पावर में माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, आकर के बस यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस माइनस n इंटू एक्स, तो प्लस माइनस माइनस n एक्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो कि ये 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस n है, तब क्या होगा, तो इस केस में ये माइनस n आकर के यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस n एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं, तो आप ये बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर शर्त इंपॉर्टेंट है कि यहाँ जो ये टर्म है वो 1 होना चाहिए और इस x की जगह पर x की जगह पर जो भी वैल्यू हो वो 1 से बहुत बहुत छोटा होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो आप इस पावर को लाकर यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो, चाहे साइन कहीं भी प्लस हो या माइनस, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसी को हम कहते हैं बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। इस बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन में या बायनोमियल थ्योरम में एक जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि एक इंडिकेशन यूज होता है, उसको बोलते हैं फैक्टोरियल। पता नहीं, आई डोंट थिंक कि आपने वो मैट्रिकुलेशन तक में पढ़ा होगा, है ना। तो इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल इसका जो सिंबल है कुछ इस तरह से हम लिखते हैं, है ना, इस तरह से ऐसा करके लिखते हैं। जैसे मान लिया जाए फैक्टोरियल 5 बोलना है, तो इसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे, फैक्टोरियल 5 ऐसे, है ना। इसका एक और सिंबल है, ऐसे भी कर देते हैं, ऐसे 1 के बीच में नीचे में पॉइंट डॉट देते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 5 फैक्टोरियल, ऐसे एक रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ ये मेरा कहना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, इसका मान कितना होगा। तो सुनो, ये मान बहुत आसान है। फैक्टोरियल 5 का मतलब हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जीरो नहीं होगा, जीरो अगर ले लेंगे तो 0 गुना समथिंग तो भस्मासुर है, जीरो तो जीरो कर देगा, जीरो नहीं होगा। उस संख्या से, फैक्टोरियल की जो संख्या ली जाती है उस संख्या से मल्टीप्लिकेशन करते हुए डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम 1 तक जाएंगे। जैसे फैक्टोरियल 6 होता तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 नहीं भी लिखे तो चलेगा, क्योंकि 1 से तो मल्टीप्लिकेशन में असर होता नहीं है। तो यहाँ से एक बात पता चला कि इसके फैक्टोरियल के अंदर में जो टर्म यूज होगा वो कभी भी फैक्टर में नहीं होगा,
है ना, जैसे डिवीज़न में नहीं होगा, डेसिमल में नहीं होगा, तो आप इसको इस तरह से परिभाषित ही नहीं कर सकते। तो ये हमेशा एक जो है इंटीजर संख्या होगा, ठीक है, और वो 0 से बड़ा होगा, माइनस भी नहीं हो सकता है और फैक्टर भी नहीं हो सकता है। तो इसी तरह से हम इसका फैक्टोरियल, कोई भी संख्या को हम इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे फैक्टोरियल 4 लिखना हो तो फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या हो गया, फैक्टोरियल 4 लिखना हो या 4 को हम ऐसे लिख दिए, इसका मतलब क्या होगा 4 × 3 × 2 × 1। तो इस तरह से इसका मान आप बता सकते हैं गुना करके, बस नॉर्मली गुना करना है और कुछ नहीं। देखिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 चौके 20, 20 तिया 60, 60 गुना 2 120। तो इस फैक्टोरियल 5 का मतलब हो गया 120। सिमिलरली अगर हम यहाँ बात करते हैं 4 तिया 12 दूनी 24, तो इसका फैक्टोरियल 4 का मतलब हो गया 24। इसी तरह से कोई भी संख्या का फैक्टोरियल बता सकते हो। और अगर हम फैक्टोरियल 1 की पूछें, क्या ये हो सकता है, 1 हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, 1 बिल्कुल हो सकता है। और 1 का फैक्टोरियल मान कितना होगा, तो 1 ही होगा। 1 × 0 तो नहीं होगा, डिक्रीजिंग में जाएंगे तो 1 × 0 तो नहीं होगा, तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा। तो ये तो बात तो हम समझ गए, दैट इज बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो यही इंपॉर्टेंट है। फैक्टोरियल तो हम एक जानकारी के तौर पर, चूंकि बायनोमियल थ्योरम में एक ये नया मैथमेटिकल सिंबल यूज होता है, इसके अपने मतलब होते हैं, तो ये हम एक जानकारी के तौर पर आपको बताएं। लेकिन बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन की जो कंडीशन है दैट इज इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथम जो हम लोग की गणित में लॉगरिथम, ये 2 प्रकार के मिलते हैं। इसको हम सिंबॉलिकली पहले रिप्रेजेंट कर देते हैं कि कैसे लॉग को हम दर्शाते हैं। लॉगरिथम का बेसिकली हम रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से करते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं LOG लॉग। इसकी 2 टर्म है जो डिफाइंड होते हैं एक साथ लॉग में। एक कहलाता है बेस, एक कहलाता है बेस, और एक कहलाता है नंबर। यहाँ पर कुछ भी x y z कुछ भी, तो ये जो b आप देख रहे हो दैट इज बेस, है ना। और ये जो आप x देख रहे हो, ये कोई एक संख्या, ये कोई एक टर्म हो सकता है, इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट, आर्ग्यूमेंट। और इसको अगर हमें पढ़ना हो तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, तो इसको हम रीड एज लॉग ऑफ b, लॉग ऑफ x टू बेस b, है ना। इस तरह से इसको हम पढ़ेंगे। अगर ये हमें log x b इस तरह से लिखा हुआ है, तो अगर हमें इसको पढ़ना है कि भाई हम इस टर्म को कैसे बोलें, उच्चारण करें, तो आप क्या बोलोगे, log ऑफ x टू बेस b, log ऑफ x टू बेस b। तो जो भी यहाँ x के रूप में, अगर यहाँ पर y लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो कैसे पढ़ोगे, log ऑफ y टू बेस 5, log ऑफ y टू बेस 5, इस तरह से। तो यहाँ हमने बातें x की थी, यहाँ पर बातें हमने b की थी। तो यहाँ पर एक बात ये याद रखिएगा कि जो x और b है, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए। x और b दोनों के दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा। ये ना निगेटिव हो सकता है, ना ही ये निगेटिव हो सकता है। ये दोनों में से कोई भी निगेटिव नहीं हो सकता, दोनों पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा, हियर दैट x एंड b मस्ट बी पॉजिटिव। अब हम यहाँ पर बात करते हैं लॉगरिथम के बारे में, कि जो लॉगरिथम होता है हम लोग की साइंस में, ये 2 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, एक को हम लोग कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम,
नेचुरल लॉगरिथम या नेचुरल लॉग, और दूसरा को हम कहते हैं कॉमन लॉग। एक को क्या कहते हैं, नेचुरल लॉग, और दूसरा को कहते हैं कॉमन लॉग। ठीक है, तो नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग में फर्क क्या है, तो बेस का फर्क है। ये जो बेस हम लिखते हैं उसका फर्क है। तो इस केस में जो बेस लिया जाता है वो लिया जाता है ई। इस केस में जो बेस लिया जाता है वो लिया जाता है ई, और इस केस में जो बेस लिया जाता है वो बेस है 10। इस बेस को हम 10 लेते हैं। तो ये दोनों के बीच का यही बेसिक अंतर है। नेचुरल लॉग में बेस ई रखते हैं और कॉमन लॉग में बेस 10 रखते हैं। और ई क्या है, तो ई को हम कहते हैं यूलर्स नंबर या एक्सपोनेंशियल टर्म है। ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, एक्सपोनेंशियल टर्म। और इसी को हम कहते हैं यूलर्स नंबर, यूलर्स नंबर। और इसका मान जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आता है 1 + 1 / फैक्टोरियल 1 + 1 / फैक्टोरियल 2 + 1 / फैक्टोरियल 3। इस तरह से इसके मान आते हैं। 1 / फैक्टोरियल क्या बोलते हैं 4, 1 / फैक्टोरियल 5, इस तरह से वो बढ़ते हुए आते हैं। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फैक्टोरियल का जो भी मान सिखाया है, जब हम इसको ये जोड़ इसका कैलकुलेशन करके जब हम सम अप करते हैं तो इसका मान आता है 2.718। और इसके मान जो है वो इर्रेशनल नंबर है, इसके मान कभी समाप्त नहीं होते, मान आते रहेंगे क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसके भी जो सम आते हैं वो बहुत बड़ा आते हैं। तो इसके मान जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। ये कभी समाप्त होने वाला टर्म नहीं है। तो इसकी एक बेसिक हमने परिचय दिया है। वैसे ई का मतलब अभी आप सिर्फ इतना समझ लो, इसका मान 2.718 होता है। गणित में जाओगे तो इसके वैल्यू कुछ इस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं और इसको यूलर्स नंबर कहते हैं। ये एक इक्वेशन, जब ई के टर्म में एक इक्वेशन प्राप्त होता है तो उस इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं, और इसलिए हम ई को एक्सपोनेंशियल टर्म से भी पहचानते हैं। और 10 तो अपना 10 है। ठीक है, तो थोड़ी सी बातें हम यहाँ पर इसके नीचे और ऐड करेंगे, दोनों में, नेचुरल लॉग में और कॉमन लॉग में हम ऐड करते हैं। तो इस बात को हम ऊपर इंडिकेट कर रहे हैं, आप समझिएगा कि जो नेचुरल लॉग है इसकी जो बेस ई रखी गई है ना, और नंबर के रूप में, आर्गुमेंट के रूप में कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली। और इस केस में है ना, इसको हमने यहाँ लिखा। और इस केस में जो बेस रखा जाएगा बाबू, क्या रखा जाएगा, तो बेस 10 रखा जाएगा। और संख्या यहाँ पर जो बगल में आर्गुमेंट के रूप में कुछ भी हो सकता है। और इसी को हम एक नई रिप्रेजेंटेशन और दिखाते हैं, दर्शाते हैं। इसको हम लिखते हैं ln x। ये एक नया तरीका है, ln x। ln x का मतलब ऑटोमेटिकली इसमें बेस ई घुस गया है, मतलब ये अंडरस्टूड है कि इस लॉग, ये भी लॉग ही है, लॉग x ही पढ़ते हैं। लेकिन अगर ln के टर्म में लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड है कि उसकी बेस कितनी है, ई है। और इस केस में, तो इस केस में हम सिंपली ऐसे भी लिख देते हैं, बिना 10 दर्शाए सीधा log x लिख देते हैं। और बेस के रूप में अगर नहीं कुछ दिख रहा है तो हम मानेंगे कि वहाँ पर बेस 10 है। गणित में खासकर ज़्यादातर जगह पर यही बेस log 10 का यूज होता है, log बेस 10 का यूज ज़्यादातर होता है। और फिजिकल साइंस में अगर हम बात करें तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जहाँ कहीं भी लॉगरिथम आते हैं, केमिस्ट्री में भी बहुत जगह पर टॉपिक में लॉगरिथम आएंगे, है ना। तो फिजिक्स में तो ऑफनली आते रहते हैं
केमिस्ट्री के रूप में देखोगे तो एक आपकी रेडियो एक्टिविटी की टॉपिक होगी, एक केमिकल इक्विलिब्रियम की टॉपिक होगी, पीएच वैल्यू निकालने में लॉग यूज़ करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स की टॉपिक होगी, वहाँ पर भी लॉग के कई फंक्शन काम करते हैं। तो ये जो लॉग है जहाँ भी मिलते हैं जनरली बेस ई के साथ मिलते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग नेचुरल लॉग कहते हैं। तो ये बातें आप याद रखिए, बस इतनी जानकारी है। जानकारी तो इसके बारे में बहुत है, पूरी टॉपिक ही है, लेकिन इतना से मेरा काम चलेगा कि दो प्रकार के लॉग होते हैं। एक का बेस ई होता है, एलएन लॉग कहलाता है, नेचुरल लॉग कहलाता है। एक का बेस 10 होता है, कॉमन लॉग कहलाता है, डेट इज दिस। और इसके दो टर्म डिफाइंड होते हैं, एक बेस और एक बगल वाले जो टर्म लिखे जाते हैं संख्या के तौर पर, आर्गुमेंट। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये इंपॉर्टेंट है जो एकदम फिट होकर याद रखना है। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिगार्डिंग टू लॉगरिथम। फॉर्मूला और वैल्यू जितने भी हैं हम यहाँ पर सबको लिस्ट कर देते हैं जो आपको जाननी चाहिए। जितने भी फॉर्मूले हैं और साथ में जितने वैल्यू ऐसे हैं जो हमें याद रख ले तो मेरी काम हो जाएंगी, वो सारे हम यहाँ लिस्ट कर देते हैं, एक एक करके आप समझते चलिएगा। तो सबसे पहला हम बात करते हैं कि लॉग में अगर बेस और आर्गुमेंट अगर इक्वल हो जाए, बेस और आर्गुमेंट अगर बराबर हो जाए, कुछ भी 5 log 5 बेस 5, log 10 बेस 10, log 6 बेस 6, कुछ भी नेगेटिव तो होता नहीं है, तो आपको हमेशा मान पॉजिटिव रखना है। तो कुछ भी आप ले लीजिए, पॉजिटिव में भी फैक्टर में हो सकते हैं, है ना। 0.6 0.7 हो सकते हैं, log 0.5 log 0.5 बेस 0.5, log 0.6 बेस 0.6, कुछ भी पॉजिटिव हो। जब भी बेस और आर्गुमेंट बराबर होंगे तो इसका मान 1 होगा। चाहे कुछ भी हम ले लेते हैं, हम एक यहाँ पर बी ले लेते हैं, तो बेस आर्गुमेंट अगर बराबर है ना बाबू, ए बी बी कुछ भी है, तो ये हमेशा मान एग्जैक्टली 1 होगा। ये एक वैल्यू आपको याद रखना है। हम यहाँ पर एक चीज़ और सजा देते हैं, बेस ई भी हो दोनों में, या 10 हो। मकसद क्या है? मकसद है देखना कि क्या लॉगरिथम के जो बेस हैं और जो आर्गुमेंट है बराबर है कि नहीं है, और अगर है तो इसका मान हमेशा 1 होगा, 1, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला की अगर हम बात करते हैं कि अगर बेस कुछ भी हो, 20 बाबू कुछ भी हो, कुछ भी माने क्या, नेगेटिव तो होता नहीं है, पॉजिटिव हो, कुछ भी पॉजिटिव हो, परंतु आर्गुमेंट अगर 1 हो तो इसका मान हमेशा 0 होगा। जो संख्या है आर्गुमेंट के तौर पर जो बगल में लिखा जाता है लॉग का, अगर मान उसका 1 है तो चाहे बेस कुछ भी हो, वैल्यू हमेशा इसका 0 होता है। मतलब कहने का कि लॉग बेस ई 1 का मान 0, लॉग बेस 10 1 का मान 0, हमेशा 0 होगा, ठीक है। log 2 बेस ई का मान, ये एक खास वैल्यू है जो सभी बहुत सारी जगहों पर हम इसके ये इस्तेमाल होते हैं और हम याद रखते हैं। इसके मान होते हैं 0.693, बहुत ही सिंपल है। log 2 का, और साथ में बेस ई हो, बेस अगर बदल जाएगा यहाँ पर बाबू, बेस ई की जगह पर कोई दूसरा हो जाएगा तो फिर ये वैल्यू नहीं रहेगा, है ना। log 2 बेस ई के साथ इसका मान आता है 0.693, इस तरह से। बाकी log 3 का भी है, log 5 का भी है, तो वो पूरी आपकी लॉगरिथम टेबल बनी हुई है, तो हम पूरा टेबल तो याद नहीं कर सकते ना, तो कई पन्नों की एक टेबल है लॉगरिथम टेबल, तो आपको याद भी नहीं रखने। कुछ एक कॉमन हमेशा जो उपयोग में आने वाले जो हैं उसको हम यहाँ इंडिकेट कर ही दे रहे हैं।
ठीक है, तो आप इसको बात को समझ के रखिएगा। log 2 का मान 0.693। इसके बाद एक फॉर्मूला हम यहां पर लिख रहे हैं log से छुटकारा पाने का। मान लिया जाए कि आपके एक log है, log यहाँ y बेस मान लो कुछ भी है a, और इसका मान हम जब जैसे इसी तक का मान ये आया, इसका मान ये आया, इसका मान ये आया, तो इसका भी कुछ मान आएगा, है ना। तो इसका मान लो कि कुछ भी आ गया, सपोज कर लो x आ गया, तो ये एक टर्म बना, एक इक्वेशन के रूप में बना। तो हम क्या चाहते हैं कि ये जैसे y log में समाया हुआ है, हम चाहते हैं कि y log से छूट जाए, log से y जो है आज़ाद हो जाए, अलग हो जाए। तो देखो यहाँ हम y इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई log a, क्या ऐसा लिख सकते हैं? बहुत बच्चे देखते हैं कि ऐसा भी लिख देते हैं। क्या ऐसा लिख सकते हैं? अरे भाई, वो जो अलजेब्रा में हम लोग पढ़े रहते हैं ना, x इंटू वाई इज इक्वल टू, मान लिया जाए व्हाट इज इट, y इंटू 4 इज इक्वल टू, अगर x हो तो y इज इक्वल टू एक्स बाई 4, ऐसा लिख सकते हैं ना। माने कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है उस पर जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा, वो जो अलजेब्रा की जो गणित है उसके अनुसार ये लॉ लगते हैं। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, ये आप इस तरह नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो y है वो log में मल्टीप्लाई नहीं है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ लॉगरिथम, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में नहीं है जो आप इसको इस तरह से लिख दिए। तो याद रखिएगा, ये इस तरह से नहीं होगा एक बात। तो फिर क्या होगा? तो सुनो क्या होगा। तो y का मान होगा a टू द पावर x, है ना। ये जो बेस आपका है a, वो जाएगा उधर और उस पार जितने भी टर्म हैं अपने साथ वो पावर में ले जाएगा। y इज इक्वल टू a टू द पावर x, ये याद रखिएगा एक फॉर्मूला के तौर पर, ठीक है। तो ये था, हम इसको थोड़ा शॉर्टन करते हैं स्पेस बनाने के लिए। इसके मान 1 है। तो यहां से हमें एक फॉर्मूला ये पता चला, तो बेस बराबर तो मान 1, log का अगर आर्गुमेंट 1 है तो मान 0, log 2 का वैल्यू बता दिए, और एक्सपोनेंशियल के जो इक्वेशन बनते हैं इस तरह से हम बना दिए। जैसे मान लो हम इसी में अगर ऐसा लिखते हैं log y बेस e इज इक्वल टू एक्स, तो इसके मान जो है y इज इक्वल टू ई टू द पावर x आए, ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कहते हैं। हाँ, एक्सपोनेंशियल का मतलब पावर होता है। तो यहां हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि log की जो बेस है ना, और उसकी जो आर्गुमेंट है वो तो नेगेटिव नहीं होता, परंतु log का खुद अपना मान नेगेटिव हो सकता है। log का बाबू अपना खुद का मान नेगेटिव हो सकता है, ये बातें समझ के रखिए। और वो नेगेटिव अपना खुद का मान कब रखेगा, कब बनाएगा अपना खुद का मान नेगेटिव? जैसे कहने का मतलब है कि इसका मान, ये जो पूरा log है, ये अपना मान नेगेटिव बना सकता है। और वो तब बनाता है जब या तो आर्गुमेंट 1 से छोटा हो या उसका बेस 1 से छोटा हो, दोनों में से कोई एक, है ना। अगर अपना मान 1 से अगर कम रखता है, जैसे 1/2, 1/3, 1/5, ऐसा 1 से अगर कम रखता है, तो वैसे log की जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएंगी दैट वुड बी नेगेटिव, उसका मान नेगेटिव होगा। तो कौन सी वैल्यू, हम यहाँ कुछ मान इंडिकेट कर देते हैं। नेगेटिव log का मान क्या होगा? तो log जैसे मान लो कि यहाँ 10 है और वैल्यू है 0.5, इसका मान नेगेटिव होगा। क्यों बाबू? तो यहाँ जो आर्गुमेंट है उसका मान 1 से छोटा है। ये जो आर्गुमेंट है उसका मान 0.5 है ना, 1/2 हुआ तो 1 से छोटा है। तो इसका जो वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो ये नेगेटिव आएगा। क्या आएगा वो बात की बात है,
लेकिन जो भी आएगा नेगेटिव आएगा। जैसे यहीं पर देखो log 5 यहाँ पर 0.2 कर देते हैं, तो बेस जो है वो 1 से छोटा है, तो इसका भी मान जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो मान नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस बात को डिस्क्राइब कर सकते हैं, लॉग नेगेटिव लॉग की बात कर सकते हैं। तो चलो हम इस बात को इंडिकेट कर देंगे इसी लिस्ट में। तो हम पहले अपनी फॉर्मूला को फिनिश करते हैं। पांचवा जो इसका फॉर्मूला का लिस्ट बनता है कि अगर लॉग के बगल में दो टर्म अगर मल्टीप्लाई होता हो, लॉग के बगल में अगर दो चीज मल्टीप्लिकेशन में हो, तो जब लॉग स्प्लिट होगा तो वो मल्टीप्लिकेशन जोड़ में बदल जाएंगे। मतलब कहने का कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log m प्लस log n, और जो बेस यहां है वही बेस कैरी हो जाएगा सब में। अलजेब्रा वाला नहीं, log m गुना log n ऐसा नहीं होगा, log m प्लस log n। इसीलिए तो हम इसको अलग से पढ़ते हैं, क्योंकि इसकी अपनी अलग जो है वो फॉर्मूला सेट है। तो इसी तरह से अगर तीन चीज मल्टीप्लाई हो तो तीनों जो है जोड़ में स्प्लिट हो जाएंगे, चार चीज मल्टीप्लाई हो तो चारों चीज जो है वो एडिशन में स्प्लिट हो जाएंगे। अगर दो टर्म आर्गुमेंट वाले जो टर्म दो, अगर उसमें दो टर्म है और दोनों टर्म अगर डिवीजन में हो तो ये जब स्प्लिट होंगे तो घट जाएंगे, log m माइनस log n। बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, आप सबों को शायद याद भी होगा। तो log में अगर बगल में मल्टीप्लिकेशन है तो जुड़ जाएंगे, बगल में अगर डिवीजन में है तो घट जाएंगे, और पावर में हो log m टू दी पावर n हो तो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, n आकर के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, n log m बेस e। हम बेस e ले रहे हैं तो इसलिए सब जगह e कैरी कर रहा है। अगर बेस 10 लिए रहते तो यहाँ 10 लिखते। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बेस के लिए ही हमेशा एप्लीकेबल है, उस कोई भी बेस के लिए जो बेस हम यहाँ यूज़ करेंगे वही बेस हम यहाँ पर भी कैरी करेंगे। ठीक है, और एक हम यहाँ पर लिख देते हैं, कन्फ्यूजन न हो, log रूट अंडर n m ऐसा है, बेस मान लिया जाए ये है। तो इस तरह की जब गणित सिंबल यूज होती हैं, मैथमेटिकल सिंबल जब यूज होती हैं, तो इसका मतलब हम क्या समझते हैं? तो बाबू हम इसका मतलब समझते हैं m टू दी पावर 1/n। यहाँ जो भी संख्या है ना, यहाँ जो भी संख्या है इसका मतलब होता है 1/पावर में 1/n। अगर यहाँ पर 3 है तो ये पावर 1/3, अगर यहाँ 4 है तो पावर 1/4, अगर n है तो पावर 1/n, इस तरह से। ठीक है, और हम इसको फॉर्मूला में लिख सकते हैं 1/n log m बेस e ऐसे। ठीक है, चलिए। तो ये सारे फॉर्मूले थे जो हम याद रखते हैं। बेसिकली ये वैल्यूज हैं और ये फॉर्मूला है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो हम यहीं पर बता देते हैं कि ये जो हम लोग अभी दो ठो लॉग पढ़े हैं, लॉग बेस ई वाली जो नेचुरल लॉग है, लॉग बेस 10, ये जो दो लॉग पढ़े हैं, तो आपस में उनके एक संबंध है, रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो देखो, log x आर्गुमेंट x बेस e ये रिलेटेड है 2.303 इंटू log आर्गुमेंट ऑफकोर्स x बेस 10। इस तरह से मतलब कहने का कि अगर दोनों में से कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग में से किसी एक की मान की जरूरत आपको दी, एक की मान आपको दी हुई है, जैसे log 10 का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप उसमें इतना मल्टीप्लाई कर दोगे, 2.303 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको बेस ई का मान प्राप्त हो जाएगा। उसी आर्गुमेंट वैल्यू का बेस ई का मान प्राप्त हो जाएगा। और बेस ई का मान अगर दिया है तब आप इसमें इतना से भाग दे दोगे तो आपको कॉमन लॉग का, उसी आर्गुमेंट के कॉमन लॉग माने बेस 10 वाली वैल्यू प्राप्त हो जाएंगी। तो इस तरह से हम इस रिलेशन को उपयोग कई जगहों पर करते हैं, बेस 10 से बेस ई या बेस ई से बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये था
और हमने अभी अभी जो बताया कि यहाँ थोड़ा सा हम निगेटिव आर्गुमेंट की बात करेंगे, निगेटिव लॉगरिथम की बात करेंगे। तो इफ आर्गुमेंट, इफ कह लो आइदर वन, इफ आइदर आर्गुमेंट, है ना, आइदर आर्गुमेंट दैट इज एक्स और बेस बी लेस देन वन, वन को यूनिटी बोलते हैं, देन वैल्यू ऑफ सच लॉग विल बी निगेटिव। मतलब कहने का कि अगर आपकी जो यहाँ पर बेस कुछ भी है 5 है और यहाँ पर आपकी मान 1/2 हुआ, 1/5 हुआ, 1/10 हुआ, कुछ भी हुआ, है ना, बराबर होगा तो मान 1 होगा, उसका तो एक अलग फॉर्मूला है। बात अब हम अलग कर रहे हैं, यहाँ पर अगर 1 से छोटा हुआ तो ये मान हमेशा जो भी होगा निगेटिव होगा, ठीक है। और लॉग यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 1/5 है या 0.2 है, 0.4 है, कुछ भी है, तो ये 1 से अगर छोटा है तो इसका भी मान निगेटिव होगा। ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये था लॉगरिथम के रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले। तो आप ये सभी फॉर्मूला को याद करने होंगे। तो इतना अगर आप याद कर लेते हैं और चीज़ों को इतना समझ लेते हैं तो आपकी सारी काम लॉग के रेस्पेक्ट में हो जाएंगी, है ना। एक और भी लॉग में चीज़ें हैं, वो है कहलाता है एंटी लॉग। लॉगरिथमिक टेबल से, है ना, लॉग की वैल्यू को प्राप्त करना, उसमें हम एंटी लॉग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब जैसे क्वेश्चंस की डिमांड हम लोग की रहती है, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम का हो या जो है वो कंपटीशन की एग्ज़ाम को हो, वहाँ पर लॉग टेबल अब प्रोवाइड पहले की तरह नहीं किए जाते। तो हमें लॉग टेबल देखने के लिए कोई ज़रूरी नहीं पड़ता। और आजकल तो पूरी तरह से ऑनलाइन हो गया है, क्लिक करो सारे लॉग की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएंगी, है ना। पहले वो इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, तो हमें लॉग टेबल देखने सीखना पड़ता था। अब चूंकि एक बटन दाबने पर आ जाता है तो क्यों हम सीखने पर समय बर्बाद करें। तो वो अब मेरे लिए मटेरियल नहीं रहा, ठीक है। तो हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे और मेरे लिए ज़रूरत भी नहीं है। बढ़ते हैं आगे। आगे का जो टॉपिक है वो है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। सीक्वेंसेस एंड सीरीज। सीक्वेंस उसको कहते हैं जिसमें कुछ संख्याएं खास पैटर्न में लिखी हुई हो, सीक्वेंस में हो, माने सजा के रखो, सीक्वेंस में रखो, सजा के रखो और सजावट स्पष्ट पता हो। तो सीक्वेंस उसे कहते हैं जिसमें कुछ संख्याएं अगर एक खास पैटर्न में सजी हुई हो, एक ऐसा पैटर्न कि आप उसको आइडेंटिफाई कर सकें और 2-3 टर्म को देख करके उसके आगे आने वाले टर्म का भी आप अगर प्रिडिक्ट कर सकें तो उसको हम कहते हैं सीक्वेंस है। तो हम लोग की गणित में 3 प्रकार की सीक्वेंस की चर्चा है। एक कहलाता है जिसको हम प्रोग्रेशन कहते हैं टेक्निकल भाषा में, तो एक कहलाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसकी एक अपनी एक सीक्वेंस पैटर्न है। उसके बाद दूसरा कहलाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसकी एक अपनी एक अलग पैटर्न है। और तीसरा कहलाता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, है ना, तो उसका एक अपना अलग डेफिनेशन है। तो आइए हम एक एक करके यहाँ पर बातें करते हैं, जितनी जानकारी की हमें ज़रूरत है उसकी। तो सबसे पहला हम बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी हम शॉर्ट में इसको एपी भी कहते हैं।
ठीक है। तो इसमें जो पैटर्न बनते हैं, इसकी जो सीक्वेंस की पैटर्न बनती है, उसमें क्या होता है कि एक खास संख्या जुड़ के या घट के उस पैटर्न का प्रोपेगेशन तैयार करता है। माने उस सीक्वेंस की प्रोपेगेशन जो तैयार होती हैं वो एक खास संख्या के जुड़ने या एक खास संख्या के घटने से बनता है। इफ ए सर्टेन नंबर इज एडिंग ऑन और सब्ट्रैक्टिंग ऑन टू फॉर्म ए सीक्वेंस कॉल्ड इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझने के लिए 2 है ना, 5, 8, 11, ठीक है, 14, क्या है ये? तो देखो 2 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो 5 बनेगा, 5 में हम फिर 3 जोड़ देंगे तो 8 बनेगा, 8 में 3 जोड़ देंगे तो 11 बनेगा, 11 में 3 जोड़ देंगे तो 14 बनेगा। तो इसी तरह से अगर कोई सीक्वेंस बन रहा हो जिसमें खास संख्या जुड़ रहा हो और वो एक सीक्वेंस की प्रोपेगेशन तैयार कर रहा हो, तो वैसे हम प्रोग्रेशन को कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें एक संख्या के जुड़ने की बात होगी। सपोज करो एक है 45, फिर 40, फिर 35, फिर 30, फिर 25, इस तरह से। इसमें भी वही कहानी है। इसमें एक खास संख्या है जो घट रहा है। 45 में 5 घटा दो तो 40 बनेगा, 40 में 5 घटा दो तो 35 बनेगा, 5 इसमें फिर घटा दो तो 30 बनेगा। तो एक खास संख्या घट करके वो प्रोग्रेशन तैयार कर रहा है, वो एक सीक्वेंस तैयार कर रहा है। तो इस तरह की जो सीक्वेंस बनती है किसी एक खास संख्या के जुड़ने या घटने से, उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रखते हैं। और इस खास संख्या को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इस खास संख्या को क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। इसको हम जनरली डी से दर्शाते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से दर्शाते हैं। और इस केस में जो डी होता है, डी निकालने की विधि क्या है कि जो कोई एक टर्म पकड़ लीजिए, जैसे ये हुआ पहला टर्म, ये हुआ पहला टर्म, ए जिसको बोलते हैं, दिस इज अ फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, इट इज फोर्थ टर्म, इट इज फिफ्थ टर्म। टर्म है ना, सीक्वेंस में टर्म आएंगे, पहला तो पहला टर्म, दूसरा आया तो दूसरा टर्म, इस तरह से सीक्वेंस पकड़ते हैं। तो क्या करना है कॉमन डिफरेंस निकालने में कि कोई एक टर्म को उसके पहले वाले, जस्ट उसके पहले वाले से घटा दोगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, है ना। एनी टर्म, इसको डी को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। और इसका डेफिनेशन होगा एनी टर्म, कोई भी एक टर्म ले लीजिए और उसमें उसके जस्ट प्रीवियस वाला से घटा दीजिए प्रीवियस टर्म। जस्ट प्रीवियस वाला से घटाना है, क्योंकि उसके प्रीवियस तो बहुत सारे टर्म हो सकते हैं, लेकिन जस्ट उसके पहले वाला से घटाना है। तो एक टर्म हम कोई भी इसका ले लें, जैसे 8 ले लिया कोई भी, और जस्ट इसके पहले वाला से घटा दिया 5, कितना बनेगा? 3। तो ये जो 3 है वो एक कांस्टेंट टर्म मिलेगा आपको, एक फिक्स संख्या मिलेगा, उसका मान ना बढ़ेगा ना घटेगा। आप कोई भी एक टर्म ले लीजिए, 14 में इसके पहले वाला को घटा दी जाएगा 11, दैट इज अगेन 3, घटाने के बाद 3 आएगा, ठीक है। तो इस केस में अगर हम बात करते हैं, इस केस में अगर बात करते हैं तो इस केस में क्या होगा? कोई भी एक संख्या ले लीजिए 30 - 35 और इसका मान आएगा -5, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो आप कह सकते हो कि अगर कोई एक सीक्वेंस कॉमन डिफरेंस के जुड़ने से प्रोपेगेट करता हो तो हम उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे इस केस में कॉमन डिफरेंस हो गया 5, तो -5 के जुड़ने से, तो इसमें -5 जोड़ दो ये बनेगा, इसमें -5 जोड़ दोगे ये बनेगा, इसमें -5 जोड़ दोगे ये बनेगा, है ना। तो उसके कॉमन डिफरेंस के जुड़ने से जो सीक्वेंस प्रोपेगेट करेंगे, माने आगे बढ़ेंगे, उसको हम कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे इसका जो कॉमन डिफरेंस आया था 3, तो इस केस में कॉमन डिफरेंस 3 आया, तो इसका
तो 2 में 3 जोड़ देंगे तो 5 में 3 जोड़ देंगे तो 8 में 3 जोड़ देंगे तो 11 में 3 जोड़ देंगे तो 14। तो इस तरह से बनेगा। तो कॉमन डिफरेंस हमेशा जुड़ेंगे, वो घटेंगे नहीं। कॉमन डिफरेंस खुद निगेटिव होगा, घटने वाले के केस में कॉमन डिफरेंस खुद निगेटिव हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी बात है बस पैटर्न पकड़ने के लिए कि ये सारी बातें हम आपको बता रहे हैं। तो इसकी जो कॉमन डिफरेंस है वो d का मान इसका 3 है, इसका बाबू कॉमन डिफरेंस जो है वो -5 है, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो यही है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और ये पहला, ये इसको हम बोलते हैं a, है ना, a। और ये क्या है, फर्स्ट टर्म, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। जो भी पहला संख्या आता है उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। और जो अंतिम में दिख रहा है ना, ये अंतिम में, हालांकि ये तो डैश डैश करके बहुत दूर जाने वाला है, और जा करके कहीं अंतिम पर मान लो कि अब ठहर गया तो उसको हम बोलेंगे लास्ट टर्म। जो अंतिम में है उसको बोलेंगे लास्ट टर्म। तो ठीक है, तो ये बातें हमने मोटा मोटी समझ ली कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसा होता है, उसके सीक्वेंस किस तरह से बनते हैं, उस सीक्वेंस में एक कॉमन डिफरेंस नाम का चीज़ होता है, एक फर्स्ट टर्म नाम का चीज़ होता है, और कॉमन डिफरेंस जुड़ करके उस सीक्वेंस को प्रोपिगेट करते हैं। सिंपल। अगर हम इसका एक जनरल सीक्वेंस अगर लिखते हैं, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक जनरल सीक्वेंस लिखते हैं, तो जनरल सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म तो मान लो ए हुआ, दूसरा टर्म क्या बनेगा, जनरल बनाना है। मान लो कि एक ऐसा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसकी फर्स्ट टर्म है ए और कॉमन डिफरेंस है अगर डी, तो उसकी हम एक सीक्वेंस निर्माण करना चाहते हैं। तो उसका सीक्वेंस कैसा बनेगा, तो पहला टर्म तो ये रहेगा, दूसरा टर्म क्या बनेगा, तो उसमें कॉमन डिफरेंस जुड़ जाएगा तो इस तरह से बनेगा। तीसरा टर्म क्या बनेगा, तो उसमें एक और कॉमन डिफरेंस जुड़ जाएगा तो ए प्लस डी में फिर एक डी जुड़ जाएगा, ए प्लस 2d, ऐसा ही ना। इसके बाद अगला क्या बनेगा, तो ए प्लस 3d, इसमें एक और डी जुड़ जाएगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस के जुड़ने से ही सीक्वेंस को प्रोपिगेट होने हैं। तो इसी तरह से ये सीक्वेंस के फॉर्मेशन होते जाएंगे, ऐसे डैश डैश होते जाएंगे। और मान लो कि अगर हमें यहां पर nवां टर्म लिखना है, इसको बोलते हैं nth टर्म, उसको अगर लिखना है तो देखो ये क्या है, फर्स्ट टर्म, यह है सेकेंड टर्म, यह है थर्ड टर्म, यह है फोर्थ टर्म। तो आप थोड़ा पकड़ना, यह है फर्स्ट, ठीक है, यहाँ ये सेकंड है, सेकंड में यहाँ 1 देखो दिख रहा है, ये थर्ड है, यहाँ थर्ड में 2 दिख रहा है, ये फोर्थ है, फोर्थ में यहाँ 3 दिख रहा है। तो nth में क्या दिखेगा, तो एक कम दिखेगा, क्योंकि जब फोर्थ था तो यहाँ 3 था तो एक कम था, जब ये थर्ड था तो यहाँ 2 था तो एक कम था। तो ये nth टर्म है तो n-1 इंटू डी, ऐसा। और इसको हम क्या बोलेंगे, nth टर्म, nth टर्म बोलेंगे, या इसको हम लास्ट टर्म भी बोलेंगे क्योंकि अंतिम में पकड़ाया, लास्ट टर्म भी बोलेंगे। लास्ट टर्म को हम L से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहलाया आपका सीक्वेंस ऑफ एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये आपका सीक्वेंस है। अगर हम कोई सीक्वेंस को, कोई भी प्रोग्रेशन की जब सीक्वेंस को हम जोड़ देते हैं, इसको जब हम जोड़ देते हैं तो ये कहलाता है सीरीज, है ना। सीक्वेंस तो हुआ एक संख्या का जो पैटर्न बना है, दैट इज सिंपली सीक्वेंस। अगर हम उसी को सम अप कर दिया तो उसको हम कहते हैं सीरीज। तो एपी सीरीज ये हुआ आपका, ये बाबू एपी की सीरीज हुई। और मान लो कि n टर्म्स का जो जोड़ हम अगर एपी का करते हैं, इसको हम कहते हैं एस एन। एस एन क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। तो इसका मान कितना होगा, तो इसका मान जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आपको याद रखना है, इसका मान होता है 2a n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। कैसे आता है, सारी प्रूफ है, गणित में सभी की प्रूफ है, लेकिन हमें उसके प्रूफ से कोई मतलब नहीं। हम गणित की क्लास में नहीं, अभी हम फिजिक्स की क्लास में हैं और गणित का सहारा लेने के लिए वो गणित को जानना चाहते हैं, उसके फॉर्मूला जानना चाहते हैं। तो दैट इज़ वाई आई हैव रिटन दिस इंटायर फॉर्मूला
इसकी जो सम है उसका हमने फॉर्मूला लिखा, और आपको ये याद रखना है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसी को अगर हम इसको तोड़ देते हैं बाबू, ये देखो 2a को हम a प्लस a लिख देते हैं, तो a प्लस a लिख देंगे तो एक a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी l हो जाएगा। तो हम इसी को एक और दूसरा रूप में लिख सकते हैं, n/2 तो रहेगा a प्लस n, तो l लास्ट टर्म हो गया। तो बस आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। फिजिक्स से कुछ एक सवाल ऐसे भी आते हैं जिसमें हमें इसकी जानकारी की ज़रूरत होती है, और तब हम अपना काम कर पाते हैं। ठीक है, तो आप इस बात को समझ लीजिए। तो यही है, तो ये था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पकड़ने का नियम, और उसकी ये हुई सीक्वेंस, और इसका जोड़ हुआ सीरीज, और इसका सम का मान हुआ इतना। एस एन क्या कहेंगे? एस एन सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। ये जो एस एन है वो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी है, ये आप समझिएगा। इतना से मेरा काम हो जाएगा। हम बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखना चाहते हैं, जितनी बातें मकसद की हैं। फिजिक्स में तो बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे, गणित भी बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर तो चीज़ें डबल हो जाएंगी। तो चीज़ें बस समझने लायक है। बात करते हैं दूसरा, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी इसको कहते हैं। एपी में क्या था कि कुछ एक खास जो टर्म थे जिसको कॉमन डिफरेंस कहे थे, वो जुड़ के सीक्वेंस की प्रोपेगेशन तैयार करती है, सीक्वेंस को आगे बढ़ाता है। और वो कॉमन डिफरेंस खुद पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो सकता है। अगर पॉजिटिव हुआ तो संख्याएं बढ़ने की प्रक्रिया में रहेंगी। अगर डी का मान जो कॉमन डिफरेंस है नेगेटिव हुआ तो जो सीक्वेंस है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, आगे संख्याएं घटती हुई होंगी। परंतु इस केस में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो सीक्वेंस प्रोपेगेट करते हैं वो एक खास संख्या के मल्टीप्लिकेशन से करते हैं, या एक खास संख्या का डिवीजन से करते हैं। जब एक खास संख्या मल्टीप्लाई या डिवाइड होकर एक सीक्वेंस को प्रोपेगेट करता है तो हम उस तरह के प्रोपेगेशन को, सीक्वेंस को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, और उस खास संख्या को हम कॉमन रेशियो कहते हैं। चलिए हम इस बात को इसी तरह से फिर समझने का प्रयास करते हैं। एक हम सीक्वेंस समझने के लिए लिखते हैं, ठीक है, और चीज़ों को आप समझिएगा। मान लो हमने लिखा 1, 2, 4, 8, ठीक है, 16, 20, 32, इस तरह से डैश डैश। क्या पता चल रहा है? इसमें पता चल रहा है कि एक खास संख्या है। कौन सा संख्या? 2, जो मल्टीप्लाई होकर के सीक्वेंस को प्रोपेगेट कर रहा है। 1 में 2 गुना करेंगे 2 बनेगा, फिर 2 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बनेगा, 4 में फिर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बनेगा, 8 में फिर मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 16 बनेगा, फिर उसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे 32। इस तरह से प्रोपेगेट हो रहा है। तो ये जो 2 है, दैट इज 2, उस 2 को हम कहते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो। और इसको निकालने की विधि क्या है कि कोई एक टर्म को उसके पहले वाला से डिवाइड कर दोगे तो आपको कॉमन रेशियो निकल जाएगा। तो इसका डिफरेंस में क्या था? घटाना था, और इसमें रेशियो लिखे हैं तो भाग देना है। तो कॉमन रेशियो में क्या है? एनी टर्म डिवाइडेड बाई प्रीवियस टर्म। प्रीवियस टर्म, ये बातें आप समझ लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से मान निकालेंगे। अब हम एक और सीक्वेंस लेते हैं। सपोज करो 625, 125, 25, 5, 1/5 या 1,
1/5। इस तरह से एक सीक्वेंस जा रहा है आपका। यहां गौर से देखिए तो हम यहां क्या कहेंगे कि 625 में अगर हम 5 से भाग दे दिए तो 125 बनेगा। 125 में फिर 5 से भाग दे दिए तो 25 बनेगा। इसमें फिर 5 से भाग दे दिए तो 5 बनेगा। इसमें 5 से भाग दे दिए तो 1 बनेगा। फिर इसमें 5 से भाग दिए 1/5 बनेगा। फिर 1/25 बनेगा। फिर 1/125 बनेगा। फिर 1/625 बनेगा। तो इस तरह से अगर सीक्वेंस बन रहा हो जिसमें खास चीज डिवीजन होकर के सीक्वेंस प्रोपिगेट कर रहा हो तो हम इसको भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहेंगे। ये भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है। तो अगर हम यहां से कॉमन रेशियो पूछें कि इसका कॉमन रेशियो है बाबू, एन लिखा गया, कॉमन रेशियो पूछे तो इसकी कॉमन रेशियो क्या होंगी? तो इसकी कॉमन रेशियो होंगी 1/5। और कॉमन रेशियो हमेशा मल्टीप्लाई होकर के सीक्वेंस प्रोपिगेट करेगा, है ना। कॉमन रेशियो हमेशा मल्टीप्लाई होकर के सीक्वेंस प्रोपिगेट करेगा। तो अगर हम कॉमन रेशियो की बात करें तो कोई एक टर्म ले लीजिए, कोई भी 5 और बटा में प्रीवियस उसका ले लीजिए 25, तो मान आ जाएंगे 1/5। तो आप यहाँ लिख सकते हैं r का मान 2 लिख सकते हैं और इस केस में r का मान 1/5 लिख सकते हैं। तो ये जो r का टर्म अगर बोलेंगे तो r हमेशा मल्टीप्लाई होगा। तो अगर हम 1/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, इसमें 1/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, इसमें 1/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा। तो इस तरह से कॉमन रेशियो के मल्टीप्लीकेशन से जो सीक्वेंस प्रोपिगेट करता हो उसको हम कहेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इस तरह से मान इसके बनते हैं। ये तो बातें समझ में आ गई। और ऑफ कोर्स ये जो 1 है और ये जो 6 है वो क्या है? फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है। और r जो है इसके जो मल्टीप्लाई वाले टर्म है उसको हम कॉमन रेशियो से यहाँ डिफाइन किए हुए हैं। ये बातें आप समझ लीजिए। अब अगर हम इसकी सीक्वेंस लिखना चाहें, इसकी बाबू हम अगर सीक्वेंस लिखना चाहें तो कैसे सीक्वेंस लिखोगे? जरा समझिएगा इसका सीक्वेंस कैसे लिखा जाए। जीपी का सीक्वेंस हम लिखना चाहते हैं तो कैसे सीक्वेंस लिखोगे? तो सपोज कर लो कि फर्स्ट टर्म है ए, तो ए से स्टार्ट होगा, पहला टर्म है तो स्टार्ट होगा। अगला कॉमन रेशियो के मल्टीप्लिकेशन से, रेशियो का मान r ले लेते हैं तो उसके मल्टीप्लिकेशन से प्रोपिगेट होना है। तो अगला जो बनेगा वो a गुना r बनेगा। इसका अगला, इसमें फिर r मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a r गुना r, तो r² हो जाएगा। फिर अगला, इसमें फिर एक r मल्टीप्लाई होगा तो a r³ बन जाएगा। तो इसी तरह से ये सीक्वेंस प्रोपिगेट करेंगे। ठीक है। तो अब देखो ये फर्स्ट टर्म है सिंपल ए, सेकंड टर्म के r में सब में तो ए दिख रहा है स्पष्ट। कॉमन रेशियो में यहां देखो पावर 1 है तो सेकंड टर्म में r के पावर 1, ये है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म में r के पावर 2, ये है फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म में पावर है 3, तो फिफ्थ टर्म में पावर 4 होगा, सिक्स्थ टर्म में पावर 5 होगा। तो इसी तरह से nth टर्म में पावर n-1 होगा, क्योंकि पावर एक कम रखे हुए हैं, टर्म की संख्या से पावर एक कम रखे हुए हैं। फोर्थ माने 3 एक कम है, थर्ड माने 2 एक कम है। इस तरह से ARn-1। तो ये क्या है बाबू? ये आपका nth टर्म हो गया, nवां टर्म हो गया। और ये आपकी बनी सीक्वेंस जीपी, इसको हम बोलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो एक जनरल सीक्वेंस इक्वेशन है। इस तरह से पैटर्न है वो इस तरह से। अब अगर हम इन्हीं सबों को जोड़ देते हैं, इन्हीं सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो ये कहलाएगा कि सीरीज, जीपी का सीरीज कहलाएगा। और इसको हम SN कह दें तो SN क्या हुआ? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। और इसका जो एडिशन होता है, इसकी जो जोड़ का फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। इसका भी प्रूफ है लेकिन याद रखना है, a × 1 - r पे पावर n डिवाइडेड बाई 1 - r। ठीक है। तो ये फॉर्मूला के तौर पर आपको याद रखना है। अब हम SN क्या है? SN
तो ये Sn क्या है? Sn है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ Gp, यही है। अब यहां गौर से देखिए तो यहां पर हमने जो इसे ऐड किया है वो कितनी संख्याओं तक गया है? ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से n टर्म्स तक गया है। लेकिन अगर ये n टर्म्स जा करके समाप्त ना होता और ये बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक जाता, तब क्या होता? सम हम चाहते हैं सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ Gp। अगर ये इन्फिनाइट टर्म्स तक जाता तब क्या होता? तो कैसे हम निकालेंगे? तो देखो Sn की जगह अब S इन्फिनिटी होगा और ये बराबर होगा a प्लस AR स्क्वायर, और इसी तरह से बढ़ते बढ़ते ये चला जाता AR टू द पावर इन्फिनिटी। या हम अगर इसको छोड़ देते हैं डैश डैश बस बना करके यूं ही छोड़ देते हैं तो ये इन्फिनिटी तक शो करेगा। तो कायदे से इसका मान क्या होना चाहिए? क्या इसका मान इन्फिनिटी होगा? तो इसका जवाब है नहीं। वो डिपेंड करता है कि जो R है, दैट इज कॉमन रेशियो, वो कैसा है, उसके अनुसार आपको इसके रिजल्ट प्राप्त होंगे। वैसे अगर हम इसी फॉर्मूला को इसमें अप्लाई करना चाहें तो इसके मान हो जाएंगे a इंटू 1 माइनस R पे पावर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 1 माइनस R। ठीक है, तो 1 माइनस R पे पावर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 1 माइनस R ऐसा होगा। अब क्या इसके मान होंगे वो डिपेंड करेगा कि इसके रिजल्ट क्या बनेंगे। अब आप यहां पर कुछ बातों को समझ लो। सपोज करो कि R पे पावर इन्फिनिटी है, इसका मान क्या होगा? R पे पावर इन्फिनिटी है तो इसका मान क्या होगा? तो इसका मान डिपेंड करता है R कैसा है। अगर मान लो कि R का मान 1 हुआ, R का मान कितना बाबू? 1। तो अगर R का मान 1 है तो 1 पे पावर इन्फिनिटी मतलब 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 टू इन्फिनिटी। तो एक गुना करते जाओगे तो रिजल्ट कितने प्राप्त होंगे? फाइनली 1 ही प्राप्त होंगे। तो अगर R का मान 1 है तो R पे पावर इन्फिनिटी का भी मान 1 होगा। इट इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। नाउ अगर बाबू R का मान 1 से ज़्यादा है, कुछ भी 1 से ज़्यादा है, माने 1.1, 1.2, 1.3, इवन कि 1.01, 1 से अगर जरा भी ज़्यादा है तो इसके इन्फिनिटी पावर के साथ इसके मान इन्फिनिटी हो जाएंगे। और अगर R का मान 1 से कम है, 1 से कम कुछ भी 0.9, 0.8, 0.6, 0.5, 0.99 भी इवन 1 से कम है तो इसके वैल्यू 0 होते हैं। इसके जो वैल्यू होते हैं वो 0 होते हैं। हम इसी बात को कुछ यूं समझ सकते हैं, एक डिमॉन्स्ट्रेशन कर करके इसी चीज़ को हम यहाँ पर बता रहे हैं। थोड़ा समझने का प्रयास करना बहुत ही सिंपल है, ताकि आपको ये अगर कभी कन्फ्यूजन हो, पता नहीं क्या होगा, तो आप यहाँ से डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो। सपोज करो 1 पे पावर 1 कितना होगा? 1। 1 पे पावर 2 कितना होगा? 1। 1 पे पावर 3 कितना होगा? 1। इसी तरह से 1 पे पावर इन्फिनिटी मान हो जाएगा 1, पहला वाला। अब हम बात करते हैं 2 पे पावर 1 कितना होगा? 2। 2 पे पावर 2 कितना होगा? 4। 2 पे पावर 3 कितना होगा? 8। तो अब गौर से देखो कि पावर बढ़ते जा रहे हैं तो इसके जो वैल्यू हैं वो भी बढ़ रहा है। तो इसी तरह से अगर हम 2 पे पावर इन्फिनिटी डालेंगे तो बढ़ते बढ़ते इसका भी मान जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। और अगर हम 1/2 पे पावर 1 करते हैं तो इसका आपका रिजल्ट आएगा 0.5। इसी तरह से 1/2 पे पावर 2 करते हैं
तो इसका मान होगा 0.25। आप कैलकुलेट करके देखो, आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। अगर हम इसी में 1/2 पे पावर 3 करते हैं तो इसके मान क्या होंगे? 0.125। आप यहां एक बात ये स्पष्ट यहां देख सकते हो कि जैसे हम पावर इसके बढ़ाते जा रहे हैं तो उसके जो रिजल्ट बन रहे हैं वो छोटे होते जा रहे हैं, है ना। लेकिन जो भी रिजल्ट आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, कम होकर आ रहा है। तो इसी तरह से हम बढ़ाते हुए 1/2 पे पावर हम इन्फिनिटी कर देंगे तो वैल्यू बहुत 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 छोटा होगा, परंतु पॉजिटिव ही होगा। तो पॉजिटिव मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितना होता है? तो उसका मान 0 होता है। तो आप इस तरह से इसके वैल्यू को याद रख सकते हो। तो यहां पर इसके रिजल्ट क्या बनेंगे? तो यहां पर इसके रिजल्ट बनेंगे, अगर r का मान 1 से कम है तो मान आ जाएंगे r पे पावर इन्फिनिटी का मान 0, तो वैल्यू होगा a डिवाइडेड बाई 1 - r इफ r इज लेस देन 1। ठीक है। और अगर r का मान 1 है, r का मान अगर 1 है तो इसके मान इन्फिनिटी हो जाएंगे, क्योंकि अगर 1 है तो 1 पे पावर इन्फिनिटी 1 ही आएगा। 1 - 1 0, 1 - 1 0, 0/0 अनडिफाइंड, 0/0 अनडिफाइंड। तो ये चीज़ें अनडिफाइंड हो जाएंगी जब r का मान 1 से ज़्यादा हो या 1 के बराबर हो। ठीक है। तो इस तरह से हम इसके कैलकुलेशन को करेंगे। वैसे हमें इसकी नहीं, इस पार्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो हम इसको हटा देते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत फिजिक्स में नहीं के बराबर पड़ती हैं। वैसे हम इसका मान इस तरह से बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा कि इसका जो सम है ये इन्फिनिटी नहीं है, इसका सम है a/1 - r, लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब r का मान 1 से कम होगा। तो ये तो बातें हो गई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। तीसरा जो प्रोग्रेशन है जिसको हम कहते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, है ना। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा होता है। तो अगर आपको कोई सीक्वेंस दे दे और कहा जाए कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, तो आप उसको रेसिप्रोकल करके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बना सकते हो और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो फॉर्मूला पढ़े हैं वो लगा सकते हो। ठीक है। और देखने में कैसा लगेगा? तो देखो ध्यान से, इसके जो सिंपल, इसका कोई स्पेशल रिजल्ट नहीं है जो हमें तैयार करके रखना है। आप सिर्फ कह सकते हो इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना। जैसे हम लोग का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 2 में 3 जोड़ दिया 5, 5 में 3 जोड़ दिया 8, 8 में 3 जोड़ दिया 11, 11 में 3 जोड़ दिया 14। ये क्या चीज़ में है? एपी में है, क्योंकि एक खास टर्म आपस में जुड़ के वो सीक्वेंस को प्रोपेगेट कर रहा है। तो अगर हम इसको उलट दें, आई मीन 1/2, 1/5, 1/8, 1/11, 1/14, अगर इस तरह का अगर सीक्वेंस बनता है एपी का उल्टा, डिनोमिनेटर में आपके सारे टर्म्स जो हैं वो एपी में दिखे, ऊपर में 1 1 दिखे, तो आप इसको एचपी कहोगे, दैट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहोगे। ठीक है। तो इस तरह से हम उसको पहचान करेंगे। तो एचपी की पहचान एपी के माध्यम से होंगी, एचपी का ऑपरेशन एपी के माध्यम से होगा। जैसे आपको अगर कहता है कि अगर ए बी सी डी ये जो सीक्वेंस है वो एचपी में है, ये जो बाबू सीक्वेंस है वो एचपी में है, तो आप क्या करेंगे? तो आप इसको जस्ट उलट देंगे 1/a, 1/b, 1/c, 1/d, तब ये कहलाएगा अब ये एपी में है। और एपी का अब इस सीक्वेंस को मानकर एपी की सहायता से आप सारे ऑपरेशन कर सकते हो। तो यही इसका सिंपल एक रूल है जो आप इसको लगाकर काम कर सकते हो। तो ये था एपी, जीपी और एचपी।
हाँ, कुछ एक सीक्वेंस है, जो कुछ सीरीज है वो आपको सीरीज याद रखनी है। सम इम्पॉर्टेंट सीरीज हम आपको दे देते हैं और जिस रूप में हम दे रहे हैं उसी रूप में आपको याद रखनी है। सम इम्पॉर्टेंट सीरीज, सम इम्पॉर्टेंट सीरीज। सबसे पहला a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर डैश डैश टू इन्फिनिटी। अभी जो बताया था GP का इन्फिनाइटम्स, ये आपको याद रखना है। इसका मान होता है A डिवाइडेड बाई 1 माइनस R। दूसरा 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश डैश n तक, इन्फिनिटी नहीं है ये बाबू, n तक है। इसका मान होता है n प्लस 1 बाई 2। वन स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर डैश 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 n स्क्वायर। इसका मान थोड़ा सोचिए तो क्या होना चाहिए, क्या इसके मान आते हैं? तो इसके मान होते हैं n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाई 6। सबके प्रूफ हैं, बट हियर वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रूफ। और तीसरा, वैसे इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, फिर भी 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब डैश डैश n क्यूब। तो इसके मान होते हैं n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ये जो ये वाला है उसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये बात को समझ लीजिए और इसको इसी रूप में याद रखिए। तो आप ये लगा करके लंबे जो सीरीज के मान बन रहे हैं उनको आप जोड़ सकते हो। अगर इस रूप में बैठता है या इस रूप में बैठता है या इस रूप में बैठता है या इस रूप में बैठता है। n कोई एक संख्या के रूप में यहाँ लिया जा सकता है, यहाँ पर n की कोई संख्या के रूप में लिया जा सकता है। जैसे मान लो कि आपको जोड़ना है 1 प्लस 2 प्लस 3, इस तरह से जुड़ते हुए जा रहा 100 तक। अब उंगली पे जोड़ोगे तब तो लंबा वक्त लग जाएगा, और कैलकुलेट करके जब निकालोगे तो कंफ्यूज रहोगे, पता नहीं कहीं कोई छूट तो नहीं गया है, कहीं जोड़ सही है कि नहीं है। आप बहुत आराम से इसका उपयोग कर सकते हैं, इस सीरीज का उपयोग कर सकते हैं। और n की जगह कितना दिख रहा है 100, तो 100 प्लस 1 101 डिवाइडेड बाई 2, काट के इसका मान आ गया 50, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 50 टाइम्स 50 इंटू 50 आ जाएगा। तो यही है, तो आप इस तरह से इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। इसी तरह से अगर स्क्वायर वाले टर्म है तो आप सजा सकते हो, क्यूब वाले टर्म है तो इसी फॉर्मूला को आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था सीरीज और सीक्वेंस पे आधारित कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ इसके फाइनल रिजल्ट, और वो हम फिजिक्स में इस्तेमाल करने के लिए सारे चीज़ को कलेक्ट करके रख दिए हैं। एक लास्ट है इस अलजेब्रा के पार्ट में, वो कहलाता है डिटरमिनेंट। ये डिटरमिनेंट भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है अलजेब्रा के पार्ट का, परंतु हमें यहाँ पर सिर्फ डिटरमिनेंट को सॉल्व करने आना चाहिए। एक डिटरमिनेंट की क्या वैल्यू होती है वो कैलकुलेट करने आना चाहिए। तो इस बात को समझने का प्रयास करो। डिटरमिनेंट का एक रूप है, इस तरह से उसकी सिंबल होती है 2 बार के रूप में, इस तरह से सिंबल रहता है, और इसके भीतर में डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स सजे रहते हैं। जो भीतर में लिखे रहते हैं उसको हम एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट कहते हैं, और वो बेतरकीब नहीं रहते, वो सजावट के साथ रहते हैं। कैसे? तो देखो A B C D, हमने कुछ यहाँ संख्या के रूप में कुछ भी हो सकता है, हमने इस तरह से सिंबॉलिकली लिखा है ABCD। तो आप गौर करोगे तो यहाँ जो इस तरह से जो लिखे हुए एलिमेंट्स हैं, ऐसे रो इसको कहते हैं, जिसकी संख्या कितनी है 2 ठो रो है, और इस तरह से जो लिखे रहते हैं
इसको हम लोग बोलते हैं कूलम, ठीक है, और इसकी भी संख्या 2 होती है। और इस तरह से जितने डिटर्मिनेंट में रो होते हैं उतना ही डिटर्मिनेंट में कूलम भी होता है, और इसको हम 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट कहते हैं। इट इज 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। इसी तर्ज पर आप ऑर्डर इसका और हायर लिख सकते हो, दैट इज A, B, C, D, E, F, G, H, I, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। और फिर इसी तरह से इसके कितने रो हो गए, तो 3 रो हो गए। इस तरह से 3 रो हैं, और कॉलम भी कितने हैं, तो 3 हैं, 1 2 3। और इस तरह से ये कहलाएगा 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये 2 पहचान हमने आपको दी है, आप बस इतना समझिए। अब हम आपको इसके वैल्यूज सिखाते हैं, वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट। वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट, कैसे हम डिटर्मिनेंट के वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, कैसे मान निकालते हैं, ये बस सिंपल समझिए। सबसे पहले हम आपको 2 ऑर्डर का सिखाते हैं। 2 ऑर्डर बहुत ही सिंपल है। मान लो कि ये आपकी एक डिटर्मिनेंट है, इसके भीतर जो एलिमेंट्स हैं A, B, C, D, ये जो एलिमेंट्स हैं कैसे भी संख्या हो सकता है, फैक्टर में हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, आई मीन इमेजिनरी नंबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर हमको इसका वैल्यू निकालनी है तो बस कुछ नहीं, ये जो कोना कोनी जो एलिमेंट्स दिख रहा है ना, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो A इंटू D, और फिर इसको भी मल्टीप्लाई कर दो और आपस में घटा दो, माइनस B इंटू C, बस हो गया। सिंपल। जैसे मान लो कि ये एक डिटर्मिनेंट है 2 3 4 5 ऐसा, या -5 इस तरह से दिया हुआ है, तो आप इसको रिजॉल्व, इसको तुम मान निकालो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया, 5 दूनी 10, तो -10 है ना। इसको 2 गुना -5 बनेगा पहले वाले का, और फिर माइनस, हम ऐसे ही हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाला में, और अब घटाएंगे दूसरे वाला, इस दोनों से मल्टीप्लाई का 3 गुना 4, इस तरह से। इसके वैल्यू कितने हो जाएंगे, 12 माइनस में और -10, -22, ठीक है। तो यही है 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो 2 ऑर्डर का तो मान बहुत आराम से हम निकाल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। 3 ऑर्डर मेन है, और यही हमें सीखना है, 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ये बस समझ लीजिए, आपके काम हो जाएंगे। 3 ऑर्डर का है कि इसकी एक खास स्टेप है। इसका पहला काम क्या करना है, फर्स्ट गिव द साइन टू फर्स्ट रो एलिमेंट, है ना। पहले तुम क्या करो कि पहले रो की जो एलिमेंट्स हैं उसमें तुम साइन डालो, अभी हम डालने सीखेंगे, उसका साइन डालो। उसके बाद कन्वर्ट 3 इंटू 2 ऑर्डर, पहले तो साइन डाल दो फर्स्ट रो वाले एलिमेंट्स में, उसके बाद 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट को 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लो। कैसे करेंगे वो भी सीखेंगे। और तब उसके बाद देन फाइंड वैल्यू, और तब उसके बाद 2 ऑर्डर का तो हमने कन्वर्ट कर लिया, 2 ऑर्डर का तो मान निकालने सीखा ही है, तो आप उससे के बाद उसका वैल्यू निकाल लो। कैसे, तो सीखो। ये है आपकी 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट, A, B, C, D, E, F, G, H, I, और आपको इसका मान निकालना है। निकालने की विधि बोली गई कि सबसे पहला जो रो एलिमेंट है, रो एलिमेंट यही है रो एलिमेंट। पहला रो माने कतार, कतार में ये सारे एलिमेंट हैं, 3 ठो हैं। तो इसको साइन दो। साइन कैसे देंगे, तो पहला से स्टार्ट करेंगे, पहला को प्लस देंगे, दूसरा को माइनस और तीसरा को प्लस। इस तरह से सारे एलिमेंट में साइन होते हैं, अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। लेकिन हमें सबको साइन नहीं देनी, पहले रो को देनी है, तो प्लस माइनस प्लस, ये हमने किया।
उसके बाद 3 ऑर्डर से 2 ऑर्डर में कन्वर्ट करना। कैसे करना सीखो। तो आपने जिस को भी साइन दिया है ना, उसको आप बारी बारी से पिक करो साइन के साथ। तो इसको पिक करो, क्या हुआ, प्लस ए 2 ऑर्डर में कन्वर्ट करने वाले हैं। और जिस एलिमेंट को तुमने पिक किया है उस एलिमेंट के साथ जो रो में सजे हुए हैं या जो कॉलम में सजे हुए हैं उसको बंद कर दो। जैसे ये ए के रो में ये एलिमेंट है, इसी ए के साथ कॉलम में ये एलिमेंट है, इसको तुम ढक दो, बंद कर दो। तो बाकी कितने दिख रहे हैं, 4 गो। उसको तुम एक डिटर्मिनेंट में सजा लो। इसको बाबू एक डिटर्मिनेंट में से सजा लो। तो ये बन जाएंगे ई एफ एच आई। दैट्स वेरी सिंपल। इसके बाद फिर यही काम दूसरे एलिमेंट में करो, -b ले लो। और फिर इस -b के लेने के बाद इसके साथ जो रो में एलिमेंट है और इसके साथ जो कॉलम में एलिमेंट है उसको तुम ढक दो, बंद कर दो। इसके रो में ये एलिमेंट है, कॉलम में ये एलिमेंट है, बंद कर दो। तो 4 जो दिख रहे हैं ये दोनों और ये दोनों, इसको तुम एक डिटर्मिनेंट में से डालो, डी जी एफ आई, ये हुए। और फिर इसी तरह से +c साइन के साथ लेना है। और फिर यही काम करो। इस एलिमेंट को जब आपने कंसीडर किया है, पिक किया है, तो इसके रो में जो एलिमेंट है, तो इसके रो में ये एलिमेंट है और इसके कॉलम में ये एलिमेंट है, इसको तुम ढक दो, बंद कर दो। तो बाकी जो 4 दिख रहे हैं उसको तुम यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट में सजा लो, दैट इज डी जी ई एच, दिस मच। तो ये हुआ 3 ऑर्डर से 2 ऑर्डर में बनाना। तो 2 ऑर्डर में 3 गो बन जाएंगे। और फिर आप इसको रिजॉल्व कर लो। तो E गुना I माइनस F गुना H माइनस B, यहाँ पर D गुना I माइनस F गुना G, इस तरह से C आएंगे, D गुना H माइनस E गुना G। सो सिंपल। तो नियम ध्यान रखें, है ना। चीज़ें तो बहुत सिंपल है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। पहले रो वाले एलिमेंट में साइन दे देना है, उसके बाद 3 ऑर्डर से 2 ऑर्डर में बारी बारी से पिक कर करके 3 ऑर्डर से 2 ऑर्डर में कन्वर्ट कर देना है। और फिर उसके बाद 2 ऑर्डर का जो मान अभी सीखे हैं उससे निकाल लेना है। चलो हम इसका एक एग्जाम्पल से इस बात को हम और अच्छे से समझ लेते हैं। सपोज करो कि आपको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने एक अपने मन से एक ऐसा सजा लिया डिटर्मिनेंट। इसका मान हमको चाहिए कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। पहले तो आप इस एलिमेंट में जो साइन है वो डाल दिया। और फिर उसके बाद तीनों को बारी बारी से पिक करो। तो +1 लिया, इसको इस एलिमेंट में रो में ये है और कॉलम में ये है, इसको आप ढक दो। तो ये 4 गो जो बच गए, 5 6 8 और 9, इसको आप सजा लिया एक डिटर्मिनेंट में। फिर उसके बाद आप -2 को पिक कर लो, इसके साथ जो ये रो में एलिमेंट है, जो कॉलम में एलिमेंट है, उसको आप ढक दो। तो 4 7 बच गए इधर में, और इधर 6 और 9 बच गए ना। और फिर इसी तरह से +3 ले लो आप। तो +3 के रो में ये एलिमेंट है, कॉलम में ये एलिमेंट है, ये सभी ढक जाएंगे ऐसे। 4 गो ये बचेंगे, 4 बचेंगे, 7 बचेंगे, 5 बचेंगे, 8 बचेंगे। ठीक है ना। आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट ये आप लिख सकेंगे। एनीवे, लेकिन प्रोसेस तो यही है। और फिर आप इसको कैलकुलेशन करो। 9 × 5 = 45 और 6 × 8 = 48, -2 आ गया, ये हो गया 36, 6 × 7 = 42, +3 इधर 32 - 35। और इसको थोड़ा आप जो है गणित कर लो, कितना आएंगे। यहाँ -3 होगा, -2 और यहाँ पर -6 हो जाएगा, 3 और यहाँ पर बाबू -3 हो जाएगा। दिख रहा है ना, 32 - 35 -3 कितने हो गए, -3 - -, +12 ये हो गया, और +- -9
और देखो तो क्या हो गया, तो -3 -9 -12 +12, रिजल्ट आ गया 0। तो डिटर्मिनेंट के जो वैल्यू हैं वो कैलकुलेट होने के बाद 0 भी आ सकते हैं, पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं, उससे आपको टेंशन नहीं लेना, बस आपका काम सही ढंग से होना चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग की अलजेब्रा की पार्ट पूरी फिनिश्ड होती है। तो हमने जितनी बातें अलजेब्रा में भी आपको यहाँ बताई हैं, उनके जितने फॉर्मूले हमने आपको दिए हैं सीरीज सीक्वेंस के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप पहले से जानते होंगे। हाँ, वो वाला जो है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये आपको ध्यान रखनी है उसके फॉर्मूले। और जब रूट्स उसके रियल होंगे तो उसके लिए b² - 4ac पॉजिटिव होना चाहिए, दैट इज़ मस्ट। और फिर उसके बाद बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन हमने बताया, वो कंडीशन याद रखना है ना। सीरीज सीक्वेंस में तो सारी बातें आपको एक फार्मूला के तौर पर दे ही दिया है, वो ध्यान रखिएगा। और सीरीज सीक्वेंस में AP, GP, HP तो चलो ठीक है, लेकिन बाद में जो हम सीरीज 4 गो लिखे हैं ना, A + AR + AR² टू इन्फिनिटी, और मान हुआ था A/1 - R अगर R 1 से छोटा है, और 1 + 2 + 3 + 4 to n + 1/2, तो इसके 4 जो सीक्वेंस आपको दिए हैं सीरीज के रूप में, तो वो उसी रूप में याद रखना है। ठीक है, और एक ये डिटर्मिनेंट के जो 3 ऑर्डर हैं, बस ये आप अच्छे से समझ लीजिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। और लॉगरिथम की जो हमने लास्ट में फार्मूला बताई हैं और जो कुछ एक आध वैल्यू दिए हैं वो आप याद रखिए, तो आपकी अलजेब्रा की सारी जो बातें हैं वो हो जाएंगी। तो कहीं पर भी आपको अलजेब्रा के रिगार्डिंग परेशानी नहीं होगी। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और अगले क्लास में हम इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आपके एक भी सवाल नहीं बनेंगे, और जितने सवाल हम लेंगे वो यदा कदा आपके फिजिक्स में मिलते ही रहेंगे। तो मेन प्रॉब्लम हम फिजिक्स की ही सॉल्व करेंगे, और उसका जो सहायक होगा वो फिजिक्स नहीं गणित होगा। तो वेल, इट इज़ ऑल फॉर द डे। तो आप इस पूरे क्लास को बहुत अच्छे से देखिए, और हर एक जितनी भी बातें हैं उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन भी करते चलिए। एक अलग से फेयर कॉपी बनाने की हमने बात करी है, तो आप एक फेयर कॉपी अच्छे से बनाइए और उसको वीडियो देखते हुए अपने कॉपी में नोट भी करते चलिए। एक एक बातें जो हम बोर्ड पर लिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं। ठीक है, और ऐसा लिखिए कि आपको वापस इस टॉपिक की वीडियो देखने की ज़रूरत न पड़े। आपको अगर कभी कन्फ्यूजन हो तो कॉपी के पन्ना पलट करके आप अपना काम कर सकें। बिल्कुल आपको अपनी जो ऑफलाइन पढ़ने की जो मोड है उसके अनुसार मैनेज करनी है, और ये तुम अपने एंड पर ही कर सकते हो। ठीक है, फिर तो रखते हैं आज यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।